स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स। और एल्केन्स के टॉपिक में हम देखेंगे इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, इनके रिएक्शंस क्या हैं। एल्केन्स जिनको पैराफिन्स भी कहा जाता है बिकॉज दीज हैव लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। अब सब पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज CnH2n+2। और ये कंपाउंड्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की तमाम वैलेंसेस सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन फुलफिल करता है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि एल्केन की सीरीज का पहला मेंबर मीथेन होता है, और मीथेन जो है वो इस फैमिली का सबसे ज्यादा सिंपल मेंबर है। और आपने पढ़ा हुआ है कि मीथेन, ईथेन, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास ये जो एल्केन की सीरीज है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इट मीन्स कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो इसका मतलब है कि एल्केन्स की जितनी भी फैमिली है उन सबकी जो है ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन ये है। तो ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स थे एल्केन्स के हवाले से। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस जो है इसमें आपके पास आ जाता है, सबसे पहला मेथड आ जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आप इसकी हेडिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको हेडिंग से क्लू मिलेगा, याद रहेगा कि आपने कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है। अब पहली बात तो अपने माइंड में रखिए कि हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में एल्केन बनेगी ही बनेगी, इन जितने भी हम यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के पढ़ेंगे। दूसरा ये कि जैसे यहाँ हेडिंग दी गई है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जरा हेडिंग को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड आपने पढ़ा हुआ है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका मतलब है कि यहाँ रिएक्टेंट क्या होगा, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें आपने क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट हमारे पास आएगी एल्केन, क्योंकि हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके पढ़ रहे हैं, एल्केन्स के लिए पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एल्केन होगी, साइड प्रोडक्ट्स भी आएंगी, बट मेन प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, एल्केन होगी। इसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजिनेशन आप अब अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरीज है, एल्कीन्स की भी आप कर सकते हैं, एल्काइंस की भी कर सकते हैं। एल्काइंस की करेंगे तो दो स्टेप में होगी, एल्कीन्स से करेंगे तो सिंगल स्टेप में हमारे पास एल्केन बनेगी। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा लिया, एल्कीन ली, ये आपको एल्कीन दी गई है। उसकी हमने हाइड्रोजिनेशन यानी उसमें क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। कंडीशंस रिएक्शन की क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। और टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए कितना होता है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास टेम्परेचर रेंज आ गई। ये जो आपको वेरी फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जहां पर उन्होंने आपको कोई स्पेसिफाइड एल्कीन मेंशन नहीं की हुई, उन्होंने आपको सिर्फ आर ग्रुप शो किया हुआ है। और आपके पास आर ग्रुप का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। यानी अल्काइल ग्रुप अगर कोई भी होगा तो उससे हमारी एल्कीन कोई भी हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन और आ जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोपीन। अगर इस आर ग्रुप में 2 कार्बन है यानी यहाँ पर टोटल 4 हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ब्यूटीन। इट मीन्स के जनरल रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन तमाम एल्कीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप कोई भी एल्कीन लेंगे उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटालिस्ट इस टेम्परेचर पर, तो आपके पास रिएक्शन होगा क्या, आपके पास यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें से पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। आपने पढ़ा हुआ है कि पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में। अब आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसमें से एक बॉन्ड, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस बॉन्ड के ब्रेक होने का अब जिस पे मैंने लाइन लगा दी है, समझिए कि वो बॉन्ड वहां से टूट गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, उस बॉन्ड के खत्म होने का मतलब ये है कि इस कार्बन की भी एक वैलेंसी अब खाली हो गई, इसकी भी खाली होगी, दोनों ने आपस में बनाया हुआ था ना, दोनों की अब एक एक वैलेंसी क्या हो गई है, खाली हो गई है। यानी आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके बाद इसकी एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। अब क्या होगा, वैलेंसी खाली होने पर ये आपके पास देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है H, सिंगल बॉन्ड H, यानी ये इस फॉर्म में आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है। अब आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो,
इसमें भी आपके पास यहाँ से ये जो इनके दरमियान, आपको ये किसी और मैं कलर से आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाला बॉन्ड भी बीच में से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब आपके पास ये हाइड्रोजन मौजूद है, आपके पास एक हाइड्रोजन जो है वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ, ठीक है, और ये जो आपके पास दूसरी हाइड्रोजन है ये वाली, ये आकर अटैच हो जाएगी इस वाले कार्बन के साथ। अब आपके पास क्या होगा, जब ये आपके पास आकर अटैच हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला R इसी तरह से सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी थी, एक आपने ऐड की है यहाँ अटैच की है, तो इट विल बिकम CH2। उसके बाद डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, जस्ट सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और देखें CH2 ऑलरेडी मौजूद था, आपने एक और हाइड्रोजन ऐड किया, तो नाउ इट विल बिकम CH3। अब ये आपका जनरल रिएक्शन था, कोई भी एल्कीन हो आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये जो नीचे आपको दिया गया है, ये आपको स्पेसिफिक रिएक्शन दिया गया है जिसमें उन्होंने इथीन यूज की है, और उससे क्या प्रिपेयर की है, इथेन। इथीन क्या है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उससे क्या प्रिपेयर की है, इथेन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन प्रिपेयर की है। कैसे, विद द यूज ऑफ मेथड क्या है, हाइड्रोजनेशन, और कंडीशन आपने लाजमी याद रखनी है, दैट इज निकल, और उसका टेम्परेचर, सेम वही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आगे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि यहाँ पर तो आपने पढ़ लिया कि आप इसके लिए निकल यूज करते हैं, बट देयर इज एन अदर कैटालिस्ट, हाइड्रोजनेशन को आप प्लैटिनम या प्लेडियम के साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि रूम टेम्परेचर। निकल के साथ आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर है, लेकिन प्लैटिनम या प्लेडियम के साथ ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। लेकिन प्लैटिनम और प्लेडियम दोनों ऐसी मेटल्स हैं हमारे पास, ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक्सपेंसिव हैं, तो हम उसकी बजाय प्रेफर करते हैं निकल को यूज करना। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आपने हाईलाइट भी कर लेना है कि हमारे पास ये मेथड इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की हमारे पास इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस क्या है कि आप इसकी हेल्प से वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, ये इसकी हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन की एप्लीकेशन है। वेजिटेबल घी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो घी होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, यानी आप सैचुरेटेड चीज, यानी इस तरह की चीज की बात हो रही है सैचुरेटेड चीज की, उसको आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो भी हमने ऊपर पढ़ी है, किसकी हाइड्रोजिनेशन करके, वेजिटेबल ऑयल की। ऑयल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी ऑयल जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में होंगे जिनमें डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इसकी आपने क्या पढ़ ली एप्लीकेशन, कि हाइड्रोजनेशन की हेल्प से हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी के वेजिटेबल घी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इसकी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स हम कैसे एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं कि एल्काइल हैलाइड है क्या। आप याद करें, आपने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड आप कहते हैं आर एक्स को। आर एक्स का मतलब क्या है, आर मीन्स कि आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप, और एक्स मीन्स कोई भी हेलोजन, कोई भी हैलाइड ग्रुप, ठीक है। अब आर आपके पास सिंगल एक कार्बन वाली, दो वाली, तीन वाली, कुछ भी हो सकता है, और एक्स आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब इस रिएक्शन की कंडीशन हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन की कंडीशन हमारे पास ये है कि एल्कीन, अब आप इसमें भी देखो, आपको हेडिंग अगर आपने प्रिपेयर किया तो हेडिंग से आपको ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर आपका एक रिएजेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है, यानी कि ये है एक आपका रिएजेंट एल्काइल हैलाइड, या जो मैंने यहाँ लिखा है एक रिएक्टेंट आपका ये है। अब इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन कैसे करता है, ये आपके पास रिएक्शन करता है, दो इसमें चीजें हैं, एक तो आपको रिक्वायर है जिंक, किसके लिए रिक्वायर है, और साथ आपको एक्वस एसिड रिक्वायर है। एक्वस एसिड मींस कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे HCl हो गया, या इस किस्म का कोई भी एसिड है, एक्वस मीडिया यानी वाटर की प्रेजेंस में होना जरूरी है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें भी आपको जो दिया गया है, एक आपको जनरल रिएक्शन दिया गया है, और फिर उन्होंने आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन दिया है। जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन में देखिए उन्होंने आपको RX दिया है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड मेंशन नहीं है कौन सा एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। आपने इसकी कंडीशन पढ़ी थी कि आपको जिंक रिक्वायर है,
और आपको एक्वस एसिड या हाइड्रोजन हेलाइड का जैसे हेलोजन एसिड है वो रिक्वायर है, और वो किस रिक्वायर फॉर्म में रिक्वायर है, एक्वस मीडिया एक्वस फॉर्म में रिक्वायर है। तो एक्वस फॉर्म में अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात अगर करूं, तो HCl को अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन बना देता है और Cl नेगेटिव बना देता है। सिमिलरली, या अगर आप इसका भी चाहें तो आप जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं कि आपके पास जो भी हेलोजन एसिड होगा, HX अगर है आपके पास, और अगर आप इसको, इससे आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक तो आपके पास H पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या बनेगा, X नेगेटिव बनेगा, ठीक है। क्यों, जब एक्वस मीडिया में होगा, तो उन्होंने इस पूरे एक्वस एसिड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है H पॉजिटिव और X नेगेटिव के साथ, ठीक है। यही दो कंडीशंस आपने ऊपर पढ़ी हैं। अब आपके पास यहाँ रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन आपके पास इस तरह से होगा कि आपके पास जिंक की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास ये जो, अब जाहिर बात है बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि इस आर ग्रुप की एक वैलेंसी खाली हो गई है। इस आर ग्रुप की एक वैलेंसी खाली होने पर ये हाइड्रोजन ग्रुप इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यानी ये जो खाली वैलेंसी थी वहां पर बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ ये दिखाई भी दे रहा है, RH बन जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या है, जिंक है, और हेलोजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं, एक ये वाला एटम है जो यहाँ से ब्रेक हुआ और एक ये वाला है। तो ये एक जिंक और दो हेलोजन, ये आपस में मिलकर क्या प्रिपेयर कर देंगे, जिंक हेलाइड ZnX2। अब ये आपने देखा इसका जनरल रिएक्शन। अब हम इसका स्पेसिफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है मिथाइल आयोडाइड की। मिथाइल आयोडाइड में आपके पास जो है मिथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, और यहाँ जो हेलोजन या हेलाइड ग्रुप अटैच है दैट इज आयोडीन। जिंक उसी तरह से आ गया, और यहाँ पर भी देखो ये आपके पास एक जनरल एसिड दिया गया था, यहाँ पर हमने कौन सा एसिड यूज किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड यूज किया है। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, CH3, यानी ये वाला पहले बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने पे ये देखिए CH3 ऑलरेडी मौजूद था, उसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी आपके पास, यानी इसको आप देख सकते हो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने पे ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर अटैच होगी, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 की बजाय CH4 बन जाएगा। रिमेनिंग चीजें क्या है, जिंक है, एक ये वाली आयोडीन है और एक ये वाली है, तो ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, जिंक आयोडाइड बना देंगे, और ये आपकी मेन प्रोडक्ट यानी जो आप एल्केन बनाना चाह रहे थे वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है अगला रिएक्शन, देखते हैं अगला। देखो उन्होंने एक और आपको एग्जांपल दी है जिसमें उन्होंने यूज किया है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन यूज किया है, ठीक है। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ये भी आपके पास क्या है, एक आपके पास एल्काइल हेलाइड ही है। अब आप, ये आपके पास सारा एल्काइल ग्रुप है या इसके साथ हेलोजन अटैच है, इसकी भी आपके पास क्या रिक्वायर है, जिंक रिक्वायर है, और ये आपके पास एक्वस एसिड आ गया। अब आपके पास इसमें क्या होगा, उसी तरह से जैसे आपने पढ़ा है पहले, आपके पास जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने पर हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो CH3 इसी तरह से आ जाएगा जैसे आपको रिएक्टेंट में दिया गया है, CH2 इसी तरह से, ये देखें पहले CH था, इस हाइड्रोजन के बाद ये क्या बन गया, CH2 बन गया, CH3 आ गया, और बाकी क्या है, ZnBr2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर ZnBr2 आना है, आपकी बुक्स में Br2 ही लिखा है, यहाँ पर मिस्टेकनली मेंशन नहीं है, और ये आपके पास क्या प्रिपेयर होगी, N-ब्यूटेन प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसी के अंदर ही आपने एल्काइल हैलाइड्स के अंदर एक तो ये मेथड पढ़ा ना, यानी इसको अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स के अंदर फर्दर दो मेथड हैं, यानी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपने एक जो मेथड पढ़ लिया वो ये पढ़ा, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि आप एल्काइल हैलाइड और जिंक की प्रेजेंस और एक्वस एसिड की प्रेजेंस में एल्केन प्रिपेयर करेंगे। एल्काइल हैलाइड से ही, इसी से एल्काइल हैलाइड से ही हमारे पास जो एल्केन है उसको प्रिपेयर करने का एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है, वो आपको इसी की जो तकरीबन लास्ट की 3-4 लाइंस है वहां दिया हुआ है। वो मेथड क्या है, वो आपको ये वाला मेथड दिया हुआ है, सेकंड वाला, ये भी आपके पास प्रिपरेशन जो है वो एल्काइल हैलाइड से ही है। कंडीशंस का फर्क है थोड़ा सा,
रिएक्टेंट का फर्क है। यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड तो देखें उसी तरह से सेम है। अब आप यहाँ ना तो जिंक यूज कर रहे हैं, ना ही आप एक्वस एसिड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, प्लेडियम चारकोल, ये आपके पास क्या है, कैटालिस्ट है, और उसके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास एल्काइल हैलाइड की हेडिंग के अंदर दो फर्दर ए और बी पार्ट है। एक पार्ट आपने क्या देखा, एल्काइल हैलाइड जिंक डस्ट वगैरह की प्रेजेंस में और जिंक की प्रेजेंस में, और ये वाला आप क्या देख रहे हो कि इसमें आपके पास कोई एक्वस एसिड नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर आपको क्या रिक्वायर है, प्लेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट रिक्वायर है। यहाँ पे भी क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है, आपके पास आर की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और आपके पास एक्स की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इनके दरमियान। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस शक्ल में मौजूद है, एच सिंगल बॉन्ड एच। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपके पास, इसको हम किसी और कलर से कर लेते हैं, इसमें भी आपके पास क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड जो है वो दोनों का ब्रेक हो जाएगा। अब ये भी दोनों फ्री हो जाएंगे, इनको भी अब बॉन्डिंग की जरूरत है, तो आपके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इधर आकर अटैच हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली अगर है, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। अब आपके पास ये दो अलग अलग क्या क्या कंपाउंड बन जाएंगे, आर जिसके साथ एक आकर एच अटैच हुई, वो ये बन गया आर एच। आर एच क्या है, एल्केन है। आर यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप, आपने पढ़ा था एल्काइल ग्रुप क्या होता है, किसी एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो वो एल्काइल ग्रुप होता है। अब उसी एल्काइल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो गई तो दोबारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, तो एल्केन प्रिपेयर हो गई और ये आपके पास हाइड्रोजन और ये मिलकर हैलोजन एसिड बना देंगे। अब ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन दिया गया है, आप इसकी हेल्प से कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपको दिया गया है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसके भी नेम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपने पढ़ा था COOH। COOH यानी अगर आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ग्रुप मौजूद है COOH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अगर आप किसी कंपाउंड में से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो ये कहलाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपके पास यहाँ हेडिंग में दिया गया है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब होता है वन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब है कि आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले में से अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन को रिमूव कर देते हैं तो उससे भी आपके पास क्या प्रिपेयर होगी, एल्केन प्रिपेयर होगी। अब यहाँ पर इसके हमारे पास इस रिएक्शन के दो मेथड्स दिए गए हैं। ये आपको एक पार्ट 1 दिया गया है जो कि सोडा लाइम के प्रेजेंस में है, और जो दूसरा इसका पार्ट दिया गया है वो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से होगा। अब इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में आपके पास रिएक्टेंट्स दिए गए हैं। पहले तो आपके पास जो वो आपको चीज रिक्वायर है जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप एग्जिस्ट करे, उसके लिए उन्होंने क्या आपको दिया हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसी की हेल्प से कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसके यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, मींस यहाँ कोई ना कोई आर ग्रुप अटैच होगा। वो जो भी आर ग्रुप होगा उसकी बेस पर आपका कंपाउंड होगा कि वो एसिटिक एसिड है, वो प्रोपेनोइक एसिड है, वो क्या चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है आपको सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट जरूरी नहीं सोडियम सॉल्ट हो, पोटेशियम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्होंने बुक में आपको सोडियम की एग्जाम्पल दी है तो मैं यहाँ सोडियम लिख देती हूँ। ये देखें, ये जो स्टेम स्ट्रक्चर आपके पास रेड कलर से लिखा है RCOOH, ये आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सोडियम अटैच कर दूं, अब आपके पास ये कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड यहाँ उन्होंने वर्ड यूज किया है। फैटी एसिड्स आपके पास ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनकी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन है बेसिकली वो क्या ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। तो आपको यहाँ क्या रिक्वायर है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी, जिसको आप अगर आसान अल्फाज में कहें तो कह सकते हैं।
ये आपके पास आ गया इस फॉर्म में RCOONA। अब Na पे पॉजिटिव साइन है और ये पूरा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर क्या है, नेगेटिव है। कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम आपके पास क्या है, या जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम, सोडा लाइम आपके पास क्या है, NaOH CaO यानी कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हीट करेंगे तो आपके पास क्या प्रिपेयर होती है, एल्केन और Na2CO3। अब ये आपके पास रिएक्शन किस तरह से होता है, इसमें आप देखें कि आपके पास ये, इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये देखें, इसमें आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपके पास था सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, इसमें से आपके पास ये सारा पार्ट, इतना पार्ट ये अलग हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखें अगर आप, इसका मतलब है बाकी क्या बचा, आर ग्रुप बचा जिसकी एक वैलेंसी खाली है, और आपके पास क्या बचा, इधर से हाइड्रोजन बची। जाहिर बात है दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, RH। RH मैंने भी आपको ऊपर बताया है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन को। रिमेनिंग चीजें देखें, रिमेनिंग एक सोडियम, दो सोडियम, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, Na2। आपके पास बाकी क्या बचा है, C बचा है, या आपके पास एक कार्बन आ गई, और ऑक्सीजन कितनी बची, एक ऑक्सीजन ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। तो ये आपके पास क्या आ गया, Na2CO3। अब आप अगर इस रिएक्शन में देखो तो हुआ क्या है, आपने एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड जो था, आपके पास एसिड कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपने सोडियम लगा दिया तो वो क्या कहला गया, कहला रहा था सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। आपने उस सॉल्ट की क्या की है, ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन कैसे किया है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करने पर किया है, जिससे क्या हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर से कार्बोक्सिलेट ग्रुप रिमूव हो गया है, अकेला सिर्फ क्या बचा है, R। ये आपने इसमें से क्या किया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, तभी हमने इसको क्या कहा था, डीकार्बोक्सिलेशन। किस में से रिमूव किया था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा एसिड जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था। अब आपके पास चूंकि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स मुझे करनी है। चलें जी, ठीक हो गया ये। अच्छा, अब आपको उन्होंने इसकी एग्जाम्पल दी है सोडियम प्रोपायोनेट। सोडियम प्रोपायोनेट क्या है, सेम आपके पास वैसे ही दिया गया है, सिर्फ अब ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ा था, अब आप एक उसका जनरल रिएक्शन पढ़ने लगे हो। अब उन्होंने क्या किया, जनरल रिएक्शन में यहाँ आर ग्रुप यूज किया था, अब उन्होंने आर की बजाय यहाँ पर दो कार्बन एटम्स लगा दिए। जब दो कार्बन एटम लगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो गए, तो ये क्या बन गया, सोडियम प्रोपायोनेट। अब सोडियम प्रोपायोनेट को भी जरा अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख लें तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, आपके पास प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड क्या है कि सबसे पहले तो देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की इधर से एक वैलेंसी वेकेंट है, जहां पर आप कह सकते हो कि आप कोई भी एल्काइल ग्रुप R लगा सकते हो, जैसे आपने ऊपर कहा था। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मेरे पास मौजूद है CH2 और इधर मेरे पास मौजूद है CH3। अब मेरे पास, या चलें बुक की तरह H3C ही लिख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे, H3C। अब आप देखो ये आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो इसका नाम होगा प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड में से अगर आप इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और इस एक हाइड्रोजन की जगह अगर आप सोडियम लगा दें, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड, या जिसको आप कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं सोडियम प्रोपायोनेट का। अब उन्होंने वही सोडियम प्रोपायोनेट यूज किया है और आपके पास कंडीशंस भी उसी तरह से दी गई हैं जो आपने पढ़ी कि आपके पास सोडा लाइम होगा, सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आप हीट करेंगे, सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। आपके पास इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले ब्रेकडाउन जो होगी वो यहाँ से ब्रेकडाउन होगी, हमेशा वहीं से ब्रेकडाउन होनी है जहां पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अटैच है, वहां वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होगा, ये वाली जो एक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, बॉन्ड ब्रेक होने का क्या मतलब है, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये वाली हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी, इस कार्बन के साथ।
रिमेनिंग आपके पास जैसे आपने पहले पढ़ा Na2CO ये मिला के 3, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 थे, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गई, आपके पास इथेन बन गई। अब आप इसमें एक चीज देखें, यहाँ पर एक ये आपकी कन्वर्जन में आगे चीज काम भी आएगी। आपने इस मेथड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ कितने यूज किए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, यानी एक कम है। क्यों एक कम है, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप का पार्ट था, वो तो रिमूव होना ही होना है। इट मीन्स के डी कार्बोक्सिलेशन के मेथड में आप जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट, उसमें से एक कार्बन आपके पास लेस वाली आपको इथेन या एल्केन ऑब्टेन होती है। अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड जो कि है वो भी हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन ही, लेकिन वो है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपके पास यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं उसी तरह से आपके पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कंडीशन आपके पास अभी भी वही है, आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, वही जो आपको ऊपर बताया हुआ था। वहां उन्होंने उसकी बॉन्डिंग आपको एलेबोरेट करके ओपन करके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए थे, यहाँ उन्होंने कंबाइन करके लिख दिया है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं आप और पोटेशियम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एल्केन्स में आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ही यूज हो रहे हैं। सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हैं, उसका सोडियम का सॉल्ट भी हो सकता है और वो पोटेशियम का भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मींस कि जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगेन यहाँ पर आपके पास इसमें से रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप होनी है, लेकिन वहां और तरह से फॉर्म में हो रही थी, यहाँ और तरह से होगी। इसको देखते हैं। यहाँ पर एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए में हेल्पफुल है, यानी इस मेथड से आप सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल चीज वो होती है जिसको अगर आप दरमियान से क्लीव करें, कट करें, तो आपके पास जैसी राइट साइड है वैसी ही आपके पास लेफ्ट साइड ऑब्टेन हो। यानी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, जैसे चलो इसी की बात कर लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूं तो जैसा ये वाला पार्ट है वैसा ही ये वाला पार्ट है। अगर मेरे पास टोटल 4 कार्बन वाली एल्केन हो, मैं उसको दरमियान से क्लीव करूं, 2 कार्बन एक तरफ रह जाएंगे, 2 एक तरफ रह जाएंगे, सिमेट्रिकल हो गया, एक जैसी साइड्स हो गई। अगर मेरे पास 6 कार्बन वाली एल्केन होती, मैं उसको दरमियान से क्लीव करूं, मेरे पास 3 कार्बन एक तरफ और 3 एक तरफ रह जाएंगे, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिकल वो हैं जिन, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली एल्केन है वो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, आप ओड वाली प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओड वाली को अगर आप दरमियान से क्लीव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 5 कार्बन वाली एल्केन को दरमियान से क्लीव करती हूँ तो एक तरफ 3 कार्बन रह जाएंगे और एक तरफ 2 रह जाएंगे, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप उससे सिमेट्रिकल यानी इवन नंबर वाली एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। आगे हमने कन्वर्जन्स पढ़नी है, वहां पर आपने खुद देखना है कि मैंने कौन सा वाला मेथड यूज करके ये वाली एल्केन प्रिपेयर करनी है। सो इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वैसे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, बल्कि ये सारे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपको यहाँ पूरा रिएक्शन दिखाई दे रहा है ये कैसे होगा, इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसका हम पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि आपके पास इस पार्ट को ये आपको उन्होंने जनरल रिएक्शन सोडियम सॉल्ट के साथ दिया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया पोटेशियम के साथ किया है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इस बात का यहाँ सोडियम मेंशन है, यहाँ पोटेशियम है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, इसका जब आप फाइनल पढ़ोगे तो वहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके पास आ जाते हैं, सबसे पहले आपके पास जो उन्होंने यहाँ पर ये देखें, ये तो जनरल था ना RCOO, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया वो उन्होंने लिया CH3COOH, जिसको आप बुक में जैसे मेंशन है वैसे ही लिख देते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड COOH। ये देखिए, ये आपके पास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा है CH3COOH जिसको हम कहते हैं। इसको अगर आप ओपन करके लिखें H3C सिंगल बॉन्ड C, ये देखें ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और ये वाली ऑक्सीजन ये आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ठीक है,
यानी मैं क्या करूं, अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर H3C सिंगल बॉन्ड COO, इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं लगा दूं पोटेशियम, तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा जो आपको यहाँ ऊपर नेम दिया गया है। पहले तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, ये अब आपके पास बन गया पोटेशियम सॉल्ट। और अब आपके पास ये क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया है जो आपको दिया भी हुआ है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, पोटेशियम लगा दिया, ये आपको दिया गया है। अब चूंकि इसमें सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर होती है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कितने रिक्वायर होते हैं, 2। अब आपके पास जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, अब देखें पोटेशियम और ऑक्सीजन, तो इसमें से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव साइन होगा, और पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव साइन होगा। अब जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ इनके दरमियान बेसिकली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है अभी, यानी इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा कि जो इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद था, ये वाली चीज ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने पर आपके पास क्या होगा, आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ये जो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास नेगेटिव आयन आ रहा है, और ये जो मेरे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है। दो क्यों बन रहे हैं, आपने लिया ही स्टार्टिंग ही किससे किया था, आपने दो लिए थे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो मेरे पास जो एसिटेट आयन है वो भी कितने बन रहे हैं, 2, और जो मेरे पास पोटेशियम आयन है वो भी कितने बन रहे हैं, 2। यानी दोनों मॉलिक्यूल्स एक एक अपना एसिटेट आयन रिमूव करेंगे और एक एक अपना पोटेशियम आयन रिमूव करेंगे। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास एनोड कैथोड इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। अब आपके पास एनोड पर क्या होगा कि जो नेगेटिव, ये आपके पास मौजूद है ना नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन आपके पास जाएगा एनोड पर, और एनोड पर जाके क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में कि एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करें तो इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास आ जाएगा कि एनोड पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है, और ऑक्सीडेशन है क्या, इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। अब आपके पास होगा क्या, आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद है, जो नेगेटिव आयन है वही इलेक्ट्रॉन्स की करेगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो नेगेटिव आयन आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला आयन एसिटेट आयन, ये क्या करेगा, आपके पास एनोड पर जाएगा। एनोड पर जब ये जाएगा, अब आपके पास ये जो नेगेटिव साइन है, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी अगर मैं ड्रॉ कर लूँ एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पेयर मौजूद है। पेयर कैसे, एक ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रॉन जो कि पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना रहा था, और पोटेशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पोटेशियम जब यहाँ से लीव किया है, लेफ्ट किया उसने, तो वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में गया है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया है। तो यहाँ जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिकली एक इस ऑक्सीजन का अपना है, और एक उसके पास इलेक्ट्रॉन किसका है, जो पोटेशियम यहाँ से रिमूव हुई है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो रहा है, नेगेटिव साइन शो हो रहा है। अब आपके पास जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास क्या होगा, आपके पास ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जो पोटेशियम वाला इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक एसिटेट आयन एक अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, दूसरा एसिटेट आयन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी जो दोनों के पास पोटेशियम वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास फर्ज कर लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो बाकी कितना बच गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप नेगेटिव साइन यानी आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी होती है उसको आप नाम देते हो रेडिकल का, यानी आपके पास जो ये स्पीशी थी वो आपके पास आयन था, आयनिक फॉर्म थी, और जो आपके पास ये स्पीशी बनी है, ये वाली, ये जो आपके पास बना है, ये आपके पास बना है रेडिकल। आपने पढ़ा हुआ है कि रेडिकल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, पेयर फॉर्म में नहीं होता। अब आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास रेडिकल बना है, अब ये कितने मौजूद हैं, दो। आपने स्टार्टिंग कहाँ से लिया था, दो इसके मॉलिक्यूल्स लिए थे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट के। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं, आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा।
ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ज्यादा एबिलिटी है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की इस वाले साइड के निस्बत, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या होगा कि ये जो इसका एक अनपेयर्ड फॉर्म, जाहिर बात है जब बॉन्ड ब्रेक हुआ इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई ना। अब खाली वैलेंसी के लिए इसका मतलब है कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है और इस ऑक्सीजन को भी जरूरत है। तो ये क्या होगा, ये वाली जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगी, यानी ये यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड। अब ये आपके पास क्या बन गया, अब ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इसको ड्रॉ कर लें, इसको बॉक्स बना देते हैं, ये आपके पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस शक्ल में आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 शुरू से चलता आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। अब आपके पास रिमेनिंग यहाँ क्या बच गया, रिमेनिंग आपके पास ये बचा कि आपके पास यहाँ CH3 बच गया, CH3 रेडिकल बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास मौजूद है। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास फ्री रेडिकल मौजूद है, ये मैं यहाँ से बॉक्स रिमूव करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, आपके पास टोटल 2 मिथाइल रेडिकल्स बन रहे हैं, यानी यहाँ से 2, मतलब जब यहाँ से क्लीवेज हुई है तो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स थे, क्योंकि यहाँ 2 लिए हुए थे। दोनों मिथाइल ग्रुप्स को क्या है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है दैट इज एल्केन। अब आपके पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एनोड के ऊपर तो ये रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा। कैथोड का रिएक्शन आपके पास, कैथोड पर आप पढ़ चुके हैं, कैथोड पर होती है आपके पास रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास रिमूव हुए थे यहाँ पर एनोड पर या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान, वही वाले इलेक्ट्रॉन्स अब कैथोड पर रिडक्शन के प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। अब आप इसको देखो, कैथोड पर आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर इन्वॉल्व था वाटर मॉलिक्यूल मौजूद था। वाटर मॉलिक्यूल आपके पास क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर यहाँ रिलीज हुए थे ये क्या कर लेगा, ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने पर वाटर जो है वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन्स बनाएगा। वो जो हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे और हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन का गैस या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। अब आपके पास यहाँ पर जो आयनिक स्पीशीज बच गई वो कौन कौन सी बची, एक आपके पास यहाँ पर बाकी बचे हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स बचे हैं, और अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास ऊपर यहाँ पहले स्टेप में ये जो थे ये आपके पास बचे थे पोटेशियम आयन्स, ये वाले। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ये पोटेशियम आयन्स और ये हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होंगे और ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, जैसे कि आपको ये दिया गया है रिएक्शन 2K पॉजिटिव 2OH नेगेटिव और उससे क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसकी लास्ट लाइन देखिए कि इसमें आपको कहा हुआ है कि इस रिएक्शन की लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है, 2 रीजंस। एक तो आपने पढ़ा कि इससे सिर्फ आप सिमेट्रिकल इवन नंबर वाले एल्केन्स बना सकते हैं, दूसरा ये कि इसमें आपके पास साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनती हैं। अब अगर हम देखें इसमें साइड प्रोडक्ट्स बनी कौन कौन सी हैं, आप देखो आपके पास इसमें एक प्रोडक्ट जो बनी है वो बनी है आपके पास, ये देखिए एक आपके पास बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, एक आपके पास हाइड्रोजन बनी है, और इसके अलावा ये तो आपकी मेन प्रोडक्ट थी ना, एल्केन जो आप बनाना चाह रहे थे। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आपकी मेन प्रोडक्ट के अलावा आपको हासिल होती हैं, तो ये तो आपकी मेन प्रोडक्ट थी, उसके अलावा हाइड्रोजन आ गई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया आपके पास, और इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, आपके पास आ रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इसका एक नजर डालो जो आपको इसका दिया गया था जनरल रिएक्शन, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आप जनरल रिएक्शन में देखोगे ये वाला जनरल रिएक्शन जो कि उन्होंने आपको सोडियम के साथ दिया था, ये वाला, इसमें आप देखो आपके पास वही साइड प्रोडक्ट्स दी गई हैं। एक आपके पास मेन प्रोडक्ट यानी एल्केन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, यही हमने सारी नीचे बारी बारी पढ़ी है। हमने चूंकि पोटेशियम साथ पढ़ा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बने, अदरवाइज मतलब ओवरऑल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है।
ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा 3 साइड प्रोडक्ट्स बन गई और दूसरा है कि सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन आप इससे प्रिपेयर करेंगे। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इनको आपने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।